नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन क्लास 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, उसका अपना अगला चैप्टर था राष्ट्रीय आंदोलन। 22वां चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन। इसका अपन अध्ययन करने वाले थे। जस्ट इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ब्रिटिश जो आधुनिक भारत में ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, उससे संबंधित मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बर्मा को भारत से अलग कौन से अधिनियम के तहत किया गया। इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। बर्मा को कौन से अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया। तो ये क्वेश्चन था आपसे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर। मित्रों, जिस प्रकार से अपन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं और नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मित्रों, ये देखो, ये टॉपिक है जो एक दूसरे से कनेक्ट टॉपिक है। पिछला टॉपिक पढ़ा तो ये टॉपिक समझ में आएगा, अगर ये टॉपिक पढ़ा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। ये आरबीएससी की जो किताबों का जो चैप्टर है वो आपस में कनेक्ट है चैप्टर, और इसका अपन अध्ययन करेंगे अभी। देखिए, आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में अपन सारा ये अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, भारत हमेशा आज़ादी का हिमायती रहा। यही कारण है कि भारत ने दुनिया में अपनी संस्कृति का तो विस्तार किया, किंतु राजनीतिक उपनिवेश स्थापित नहीं किए। देखिए, भारत की एक हमेशा रणनीति रही है कि भारत जो हमेशा शांति का समर्थक रहा है। भारत का ऐसा कहीं पर भी उदाहरण नहीं मिलता है इतिहास में कि भारत ने किसी देश को अपने अधीन बनाया हो या फिर किसी देश के ऊपर अपना शासन स्थापित किया हो। भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और अपनी संस्कृति का तो प्रसार किया है विश्व में, लेकिन अपने शासन और शक्ति का प्रसार कभी नहीं दिखाया भारत ने। कतिपय विदेशी लोग यहाँ की धन संपत्ति को लूटने के लिए हिंदुस्तान आए, तो कुछ लोग व्यापारी बनकर व्यापार करने आए। देखिए, ये अंग्रेजों की बात कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर राज्य स्थापित करने की कोशिश की, किंतु जैसे ही यहाँ के लोगों को लगा कि हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो तुरंत उनके खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हो गए। देखिए, भारत के लोगों को तुरंत ये लगा कि अपने ऊपर शासन स्थापित करने वाले ये अपने को जो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय समय पर भारत वालों ने उनका जो विरोध भी किया है। ये संघर्ष अनवरत चलता रहा। इस तरह देश में विदेशियों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रही। देखिए मित्रों, कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर देना बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ ये किसी को भी नहीं पता है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ऐसी ही एक प्रक्रिया थी जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को यह आभास हुआ कि अंग्रेजी शासन को भारतवासियों के बीच एक मूलभूत विरोधाभास है, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान और उसके निवासियों को केवल नुकसान ही होता था। उस विरोधाभास का निराकरण तभी संभव था जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। देखिए, ये विरोधाभास जो भारत के लोगों के अंदर जो ये कड़वाहट पैदा हो गई थी, ये कड़वाहट तभी निकलने वाली थी जब ये अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यहाँ का शासन यहीं के लोगों के हाथों में आए और हिंदुस्तान छोड़कर वो चले जाएं, और यहाँ का शासन है जो यहाँ के लोगों के हाथों में आ जाए। भारत में अंग्रेज जब से आए तभी से हिंदुस्तान के लोगों ने उनका अलग अलग तरीके से विरोध किया। ये जरूरी था कि कभी लोग अंग्रेजों का विरोध करते तो कभी उनके साथ मिलकर काम करते। अधिकांश लोग तो जिंदगी में कभी भी अंग्रेजी या उनके सरकार से कोई सीधा वास्ता वास्ता तक नहीं पड़ा। परंतु ये भी सच है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंग्रेजी शासन से प्रभावित हो रहा था। वह चाहता था कि देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया जाए। देखिए, जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत की जनता को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रभावित किया। हालांकि किसी का जैसे अंग्रेजों से संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन वो भी अंग्रेजों से प्रभावित हो रहा था। तो ये मतलब उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक कड़वाहट पैदा हो गई थी, और उस विरोधाभास को निकालने के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी।
कांग्रेस की स्थापना करने का मकसद यही था जो अंग्रेजों का, कि भारतीयों को एक मंच उपलब्ध हो जाए, जैसा कि अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हिसाब से ये अपनी जो कड़वाहट निकाल सके, अपने सामने जो इनका जो विरोध है वो प्रकट कर सके, और अपन इनके विरोधों का जो है निस्तारण करके थोड़ा थोड़ा इसको समझा बुझा कर अपन अपना काम जारी रख सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता ऐसे हुए जो इन्होंने समय समय पर विरोध भी किया। और दूसरा, अंग्रेजों की ये रणनीति थी कि यहाँ पर जो शिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाए, उससे शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे क्या होगा, हमारे लिए बाबू वर्ग इख्तियार हो जाएगा और हमारे को काम करने में आसानी होगी। लेकिन उन बाबू वर्गों ने जो पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करके फिर उनका ही विरोध करना शुरू कर दिया, और समय समय पर तर्क भी प्रस्तुत किए गए अंग्रेजों के सामने। किस दिन या किस वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस तरह के आंदोलन कई प्रकार की सरकार विरोधी गतिविधियों की समग्रता का नतीजा होते हैं। कई इतिहासकारों ने तो ये माना है कि आधुनिक तरीके से दल बनाकर जो राजनीतिक आंदोलन 19वीं सदी में चला, वही स्वतंत्रता आंदोलन है। देखिए, कई इतिहासकार बताते हैं कि जो एक ग्रुप बनाकर जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध किया गया, उसी को ही अपन स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, जो 19वीं सदी में, 19वीं सदी 1801 से लगाकर 1900 तक की जो ये सदी थी, 19वीं सदी कही जा सकती है। परंतु सही अर्थों में 1857 की लड़ाई ही स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। इसलिए कई इतिहासकारों ने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है, वही उसके बाद राजनीतिक आंदोलन आया, उसे स्वतंत्रता आंदोलन कहा है। देखिए मित्रों, अपन कह सकते हैं कि 1757 जो प्लासी के युद्ध के बाद में और बक्सर के युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों ने अपने पांव जिस प्रकार से गाड़ दिए थे, इन 1757 से लगाकर 1857 तक अंग्रेजों ने जिस प्रकार भारतवासियों का भरपूर रूप से शोषण किया, इन्होंने भरपूर रूप से इन्होंने प्रताड़ित किया, तो इन्हीं का ही धीरे धीरे ये भारतीयों का गुस्सा फूट रहा था, और आगे जाकर ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके 1857 के बाद में जो जो अंग्रेजों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसी को ही राजनीतिक आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, जो राजनीतिक आंदोलन आया, उसी को ही स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। अब आगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी 19वीं सदी जो पूर्ण होने जा रही थी, जैसे अपन कह सकते हैं कि 1850 के बाद की जो सदी है, 19वीं सदी की उत्तरार्ध में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, 19वीं सदी में हिंदुस्तानियों ने बहुत सारे संघ बना रखे थे। कोई संघ बंगाल के जमींदारों का था, तो कोई संघ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का, कोई दक्षिणी या पश्चिम व्यापारियों का। ये संघ सरकार को चिट्ठी पत्र लिखकर शिकायत करते थे। मांग होती थी कि कम कर है जो कम कर दिया जाए। देखिए, 19वीं सदी में जो हिंदुस्तानियों जिस प्रकार के ग्रुप, जो एसोसिएशन बना रखे थे, जो संघ बनाए थे उन्होंने, उनके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों का जो विरोध किया, पत्र लिखकर उन्होंने मतलब अपना विरोध जाहिर किया। उनका कहना एक ही था कि कर को कम कर दिया जाए, और सरकारी नौकरी में हिंदुस्तानियों को बड़े पद पर चुने जाने का मौका मिले, स्कूल खोले जाएं, कानून व्यवस्था में हिंदुस्तानियों को बराबर का दर्जा दिया जाए, विधान परिषदों में हिंदुस्तानियों के लिए ज़्यादा सीटें और मतानुसार ही कार्यकारिणी काम करे। ये हिंदुस्तानियों की कुछ मांगे थी अंग्रेजों से। और अब यह जो मतलब असली जो शुरुआत होती है, अपने नोट डाउन करने लायक जो चीज़ें हैं, जो अपने एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। दिसंबर 1885 के आखिरी हफ्ते में एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम के पहल पर इस तरह के संघों का एक सम्मेलन बुलाया गया। जिस प्रकार से भारत में जो जो संघ बने हुए थे, उन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज था, उसने इन सारे संघों का क्या बुलाया, एक बैठक बुलाई। 1885 में पहली कांग्रेस बैठक मुंबई के गोवालिया तालाब के इलाके में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। देखिए, ये लाइन कई बार आपने पढ़ी होगी और कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी हैं। और ये भी पूछी, दिसंबर 1885 में आखिरी हफ्ते में अंग्रेज अधिकारी जो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसके नेतृत्व में एक जो पहली बैठक बुलाई गई थी, और वो हुई कहाँ पर थी मित्रों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में।
बम्बई में। आगे हैं, अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए एओयूम ने नई संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। देखिए, एओयूम ने एक साजिश के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रखा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि हिंदुस्तानियों को एक ऐसा मंच दिया जाए, तो इन्होंने हिंदुस्तान के नाम पर ही ये ऐसा नाम रखा कि हिंदुस्तानियों को कोई इसके बारे में शक पैदा नहीं हो। इस तरह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब से मानी जाती है? 28 दिसंबर 1885 में। पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी को बनाया गया तथा इसके जनरल सेक्रेटरी अंग्रेज अधिकारी एओयूम बने। देखिए, पहले इसके जो बंगाल के जो है ये पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसको अपन कह सकते हैं व्योम चंद्र बनर्जी, और जनरल सेक्रेटरी जो बना था वो एओयूम खुद बना। आगे, अंग्रेजों का उपेक्षापूर्ण रवैया। देखिए, अंग्रेजों का भारत के प्रति जो क्या रवैया रहा उनका, आने वाले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों को लेकर एक बात साफ हो गई थी कि अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती। ध्यान तो देना दूर, लोगों को ये लगा कि सरकार वास्तव में तंग करने के कई तरीके ढूंढ रही थी। देखिए, अपन आने वाले वर्षों में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों को लेकर जो बात साफ हो गई थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रस्ताव आ रहे थे, उनसे ये लगा कि अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती। जो राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव जो लाती थी उसके ऊपर अंग्रेज सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती थी। तो उससे ही साफ हो गया था कि अंग्रेज सरकार बिल्कुल हमारे को तंग कर रही है, इनमें कोई दो राय नहीं है। अब ये शक तब और मजबूत हुआ जब 1890 के दशक में मध्य भारत में अकाल फैला। अकाल के बावजूद सरकार ने बड़ी सख्ती से किसानों से लगान वसूल किया। देखिए, 1890 का जो जिस प्रकार से भारत के अंदर अकाल पड़ा था, उस अकाल में भी अंग्रेजी सरकार ने भारत के किसानों से, भारत के नागरिकों से कर वसूल करना बिल्कुल भी कम नहीं किया। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया था कि अंग्रेज बिल्कुल पूरी तरह से अपना शोषण करना चाहते हैं। ये देखो, 1890 के अकाल प्रभावित तो जो भारत के क्षेत्र हैं, कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, जो राजस्थान अपन कह सकते हैं, मेरवाड़ा, अजमेर, सिंध, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नेपाल, ये सारा जो ये पूरा भारत अपन कह सकते हैं पूरा अकाल प्रभावित था उस समय। और सॉरी, ये पूरा भारत नहीं था, ये तो ब्रिटिश भारत था, उसका ये नक्शा है। ये जो लाइनें दी हुई हैं ये अकाल प्रभावित क्षेत्र था। जो ये गुजरात के सिंध प्रांत है, वहाँ पर ये अकाल पैदा हुआ था। और बाकी अपन कह सकते हैं तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इनमें ये जो अकाल से प्रभावित क्षेत्र हुआ था, इसमें इन्होंने जो किसानों की दशा है वो बुरी हो गई थी और अंग्रेज़ों ने ये लगान वसूल करना बिल्कुल भी कम नहीं किया। एक तरफ किसानों की दुर्दशा हो रही थी, दूसरी तरफ सरकार गेहूं निर्यात कर रही थी, यानी गेहूं यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये विचार कि सरकार हिंदुस्तानियों की कोई चिंता नहीं करती थी और भी अधिक प्रबल तब हुआ जब मध्य और पश्चिमी भारत में प्लेग का प्रकोप फैला। सरकार की अकर्मण्यता से असंतोष बढ़ने लगा, रही सही कसर हैजा ने पूरी कर दी। जिस प्रकार से प्लेग की बीमारी फैली, उसके बाद में हैजा की बीमारी फैली, तो उसमें भी अंग्रेज सरकार ने कोई मदद नहीं करने के बाद में जो भारतीयों का गुस्सा पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ फूट चुका था। 19वीं 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं। 19वीं 20वीं सदी में क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उनके घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कई हिंदुस्तानियों ने सरकार द्वारा की जा रही जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबारों में इसके खिलाफ लेख लिखे जिनके नाम मराठा और केसरी थे। जो बाल गंगाधर तिलक के जो अखबार थे उनका नाम था मराठा और केसरी। इनमें इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कई सारे लेख भी लिखे। ये अखबार उनके अन्याय के विरुद्ध लोहा लेने के प्रमाण रहे। राजनीतिक आंदोलन का तिलक ने एक मार्ग दिखाया, इसलिए
उन्हें उग्रवाद का जनक कहा जाता है। देखिए मराठा और केसरी जो इनके तिलक के जो अखबार थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इनको उग्रवाद का जनक भी कहा जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए भारत में अपन अंग्रेजी नौकरशाही से, जैसे अंग्रेजी सरकार से अपन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिवाजी और गणपति उत्सवों के माध्यम से तिलक ने देश में नई जागृति पैदा की। जिस प्रकार से अपन गणपति उत्सव अभी मनाया जाता है, इसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इसके माध्यम से देश में जागृति पैदा की। उन्होंने जनता में स्वराज्य का मंत्र फूका, और किंतु इससे वे ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे। जो इन्होंने जो स्वदेश का, जो स्वराष्ट्र का, देश प्रेम का जो इन्होंने आंदोलन छेड़ा था स्वराज्य का, इनसे ये अंग्रेजों की आंखों के जो है कंकड़ बन चुके थे। सापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई। इस हत्या पर समाचार पत्र में की गई टिप्पणी को लेकर सरकार ने तिलक के विरुद्ध हिंसा और राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको 18 मास की कठोर कारावास की सजा दे दी। देखिए सापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई। जिस प्रकार से प्लेग नियंत्रण जो कमिश्नर बनाया गया था, उसको सापेकर जो 3 बंधु थे, इन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। और इस लेख को जब तिलक ने अखबार में छापा गया तिलक के द्वारा, तो उनके खिलाफ जो देशद्रोह का आरोप भी लगा और 18 मास का उनको कारावास भी प्राप्त हुआ और कठोर सजा मिली उनको। उनकी गिरफ्तारी पर जनता की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया ने उनसे लोकमान्य बना दिया। देखिए जब वो पहली बार जेल गए थे तो उनका विरोध जनता ने भी किया, उनके समर्थन में जनता आई और इन्हीं प्रतिक्रिया से उनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। जेल से छूटने पर उन्होंने जनशक्ति को स्वराज्य के लिए तैयार करने का कार्य किया। होम रूल आंदोलन का संचालन किया। तिलक के प्रयासों से 1916 का लखनऊ समझौता संपन्न हो सका और 1920 में उनका देहांत हो गया। देखिए तिलक के प्रयासों से ही 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था और इन्होंने जनशक्ति और स्वराज्य के लिए तैयार करने का जो कार्य किया तथा होम रूल आंदोलन का संचालन किया। पूछा जा सकता है होम रूल आंदोलन का संचालन किसने किया, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया और इनका 1920 में देहांत हो जाता है। इनके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे अगले नोट्सों के वीडियो में। साथ ही 20वीं सदी के शुरू में सरकार ने नगर निकायों और विश्वविद्यालयों से हिंदुस्तानियों का नियंत्रण कम करने के लिए कानून भी बना डाले। सरकार के इन कार्यकलापों के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए, परंतु इनका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए 20वीं सदी में शुरू में सरकार के और विश्वविद्यालयों और हिंदुस्तानियों के नियंत्रण को कम करने के लिए जो कानून बनाए थे, जो उनके खिलाफ सरकार का कोई असर नहीं हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए ये तो थी 19वीं सदी की बात, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अति तो तब हो गई जब प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन 1905 में बंग भंग भी कर दिया। देखिए 1905 ईस्वी का अंग्रेजों का जो बंग भंग की जो नीति थी, यानी बंगाल को भारत से अलग कर देना, उनसे ये उनका कहना था कि इनसे क्या कि कार्यभार कम होगा और प्रशासनिक है जो दक्षता पैदा होगी, प्रशासन जो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बंग विभाजन को लेकर सारे देश में रोष की लहर दौड़ गई। यहीं से देश में स्वदेशी आंदोलन की शुभारंभ माना जाता है। देखिए स्वदेशी आंदोलन प्रथम जो आंदोलन माना जाता है, जो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था, इनसे ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। देश में सरकार की हरकतों के खिलाफ लोगों ने गुच्छे भरे ज्ञापन सरकार को सौंपे। 1907 ईस्वी में सरकार ने सूरत सम्मेलन में लोगों के बीच इस विषय पर गर्मागर्म बहस हो गई। देखिए 1907 में कांग्रेस और सूरत सम्मेलन में इसी विषय पर एक गर्मागर्मी बहस हुई थी। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ये 1905 और 1907 में बताया गया। सूरत सम्मेलन भी इसको कहा जाता, सूरत अधिवेशन। अब कांग्रेस में 2 धड़े हो गए।
एक पक्ष का कहना था कि लिखा पढ़ी के अलावा कुछ भी करना सही है, जैसे हड़ताल, अंग्रेजों का आर्थिक बहिष्कार आदि। ये लोग गर्म दल के कहलाए। अब कांग्रेस के दो दल हो गए थे, एक तो जो हिंसा आदि में विश्वास करता था और एक शांतिपूर्ण वार्ता चाहता था। जो हड़ताल, अंग्रेजों के आर्थिक बहिष्कार जो करने वाला जो दल था उसको गर्म दल कहा गया। गर्म दल के प्रमुख थे पंजाब के लाला लाजपत राय, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। पूछा जा सकता है, गर्म दल के जो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाने जाते थे। जब हड़तालों से कुछ भी नतीजा नहीं निकला तो बंगाल के कुछ नौजवानों ने तय किया कि जनमानस में अंग्रेजों के भय को कम करने के लिए उन पर कठोर प्रहार करना पड़ेगा। देखिए, बंगाल के कुछ युवाओं ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी। उनका कहना था कि जो है जनमानस में अंग्रेजों का जो भय कम करना है तो उनके ऊपर कठोर प्रहार करना पड़ेगा। इन्होंने छोटे छोटे गुट बनाकर हथियारों का इस्तेमाल करना सीखा। कुछ ने अंग्रेजी अफसरों पर घातक हमले किए, सरकारी खजानों को लूटने की कोशिश की गई। अतः बाध्य होकर दिसंबर 1911 में दिल्ली के शाही दरबार का आयोजन करके उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की सरकार की घोषणा की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि देश की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली होगी। देखो, 1911 में, दिसंबर 1911 में एक शाही दरबार बुलाया गया दिल्ली में। उसमें ये तय किया गया कि बंगाल विभाजन को भंग किया जाता है, निरस्त किया जाता है और साथ ही कलकत्ता को राजधानी हटाकर दिल्ली करना होगा। ये कब किया गया? दिसंबर 2011 में कलकत्ता से हटाकर राजधानी क्या बनाई गई? दिल्ली को बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब माना जाता है? 1914 से लगाकर जो 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न क्या क्या चरण रहे। देखिए, ये आंदोलन तब समाप्त हुए जब अपने को 1947 के अपन भारत आज़ाद हुआ, उस समय ये सारे आंदोलन समाप्त हुए। तो जब से 1857 से लगाकर 1947 के बीच में जो आंदोलन हुए उन्हीं को ही राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। सन 1914 में यूरोप में प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया था। भारी मात्रा में हिंदुस्तान के धन और सिपाहियों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। हिंदुस्तान की सभी रियासतों ने भी अंग्रेजों की मदद के लिए सैनिक और युद्ध सामग्री उपलब्ध करवाई। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड ने उसी विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था और भारतीयों को भारी मात्रा में जो भारतीय सैनिक थे उनको वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में लगा दिया गया और यहाँ से बहुत सारा धन, संपदा और कई सारे संसाधनों को यहाँ से भेजा गया था। और इनका ये कहना था कि हम अगर भारतीय हमारी अगर सहायता करेंगे अभी तो भारत को हम एक अच्छा तोहफा देंगे, लेकिन बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया था और भारतीयों को बिना फालतू का शोषण किया था। अतः युद्ध समाप्त होने पर भारत में अधिकार प्राप्त होने की नई आशा का संचार होने लगा, किंतु अंग्रेज सरकार ने 1919 में एक कानून लागू किया। देखिए, इनका कहना था कि अगर भारतीय हमारा सहायता करेंगे अगर प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीयों को हम जो है स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने एक अगला और कानून लिया या 1919 में भारत जो शासन अधिनियम, जबकि यहाँ पर उनको आशा थी कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस कानून के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सकता था। ये 1919 का जो कानून लाया गया था, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को इसका विरोध करने पर उन्हें जेल भेजा जा सकता था। इस कानून को रॉलेट एक्ट का भी नाम दिया गया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था, इस कानून को रॉलेट एक्ट भी नाम दिया गया था। रॉलेट कानून के खिलाफ लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। एक विरोध सभा अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होने वाली इस सभा को अमृतसर में अंग्रेज जनरल
डायर ने सभा को विसर्जित करने का आदेश दिया। सभा विसर्जित हो इससे पहले सेना ने सभा पर गोलाबारी शुरू कर दी। हजारों बेकसूर मारे गए। अंग्रेज जनरल को इंग्लैंड में इस हरकत के लिए सम्मानित भी किया गया। बाद में जनरल डायर को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। देखिए, ये जनरल डायर था जो अंग्रेजी अधिकारी था। इनके द्वारा जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और अंग्रेजी अधिकारियों ने इनके ऊपर गोलियां चला दी जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। हालांकि वो सभा खत्म ही होने वाली थी, लेकिन इनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। बाद में एक जो क्रांतिकारी था उधम सिंह नाम करके, इन्होंने अपनी वीरता का प्रतीक देते हुए इन जनरल डायर को इंग्लैंड में लंदन जाकर इनको मारा गया था। सरकार को ये कहने लगा कि जनता में असंतोष को कम करना आवश्यक है। देखिए, इस जनरल डायर को इस घटना के बाद में जो इंग्लैंड में सम्मानित भी किया गया था। जनता के असंतोष को कम करना आवश्यक था, अतः 1919 का अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। देखिए, फिर 1919 का जो अधिनियम पारित किया और इसमें ये तय किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाएगी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाएगी। इस अधिनियम से जनता की नाराजगी कम होने के स्थान पर बढ़ गई। इन सभी अनुभवों से हिंदुस्तान के लोगों को एहसास होने लगा कि उनके और अंग्रेजों के बीच तारतम्य बनने की गुंजाइश नहीं है। तब जाकर मोहनदास करमचंद गांधी की सलाह पर कांग्रेस ने तय किया कि सारा देश ही सरकार से असहयोग करेगा। यदि लोग सरकार से असहयोग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। यदि लोग अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। तभी एक जो ये विरोध फूटता देखकर मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी के नाम से आगे प्रसिद्ध हुए, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि सारे लोग मिलकर, सारी भारतीय जनता अगर सरकार का असहयोग करें, यानी सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करें, इनकी वस्तुएं नहीं खरीदे, तो इनकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और इनको हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा। और आगे औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।